Good morning to all of you. Today we will start this topic cell. ओके आज हम सेल टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको पूरा एसएससी का पढ़ाने वाली हूँ। पूरा पहले हम बायो अपनी कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड फिजिक्स। ओके तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बायो है हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं और जो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब कुछ इजीली समझ में आ जाता है। मेन फोकस उन पे रहता है जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो हम उस टाइप से बायो पढ़ेंगे कि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को अच्छे से पूरा समझ में आए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम सेल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ करके उसे कमेंट और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई करेक्शन करना है, कुछ बताना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये आज हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे कि सेल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सारी सेल ऑर्गेनिल्स की कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज से हम रेगुलर अपनी वीडियो अपलोड करेंगे और हम एक सीरीज़ और चलाने वाले हैं एसएससी के लिए, स्टैटिक जीके की। उसमें 40 to 45 अराउंड टॉपिक्स हैं जिनको हम सारा सीरीज़ वाइज उनको हम कवर करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टैटिक जीके की जो है सीरीज़ हम तभी चलाएंगे जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ आपको नीड है। अभी हम इससे पहले हम अभी साइंस पढ़ाएंगे आपको पूरा। पहले बायो पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिज़िक्स एंड देन पहले केमिस्ट्री करेंगे फिर फिज़िक्स करेंगे। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं कि सेल क्या होता है। देखिए, मैंने पहले कहा था कि हम ऐसे बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि ताकि सबको समझ में आ जाए। तो सेल क्या होता है पहले हम इसकी बात करेंगे। तो आपने घर देखा है, घर किससे मिलके बना होता है? ब्रिक से मिलके बना होता है, ईंटों से मिलके बना होता है। जब ईंटें एक के ऊपर एक ईंटें लगाते हैं तभी तो पूरा घर बनता है। ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी, जो जैविक या लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जैसे लाइक अस, इंक्लूडिंग अस, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, जैसे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो भी किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। जैसे कि एक घर ईंटों से मिलके बना होता है, वैसे ही एक बॉडी भी सेल से मिलके बनी होती है। बस उसको ही हम सिंपली क्या बोलते हैं? उसको ही हम सेल बोलते हैं। कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया सेल क्या होता है। जैसे कि एक घर ईंटों से मिलके बना होता है, वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, आ गई आपको इतनी बात समझ में? आई होप कि आपको आ गई होगी। तो दोस्तों, हम एक इसको डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं ना कि सेल क्या है? एक बेसिक और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अच्छा, अभी तक हम सिर्फ सारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, लेकिन क्यों बेसिक और स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं? देखो, बेसिक हम इसलिए क्योंकि बेस हम जो लिविंग की जो बॉडी है उसका बेस किससे मिलके बना है? सेल से, इसलिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। और स्ट्रक्चरल क्यों है? कि जो भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर आया वो एक सेल की वजह से ही तो आया है स्ट्रक्चर। इसलिए सेल कैसा है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे इतनी बात समझ में आपको? पूरा सेल समझ में आ गया कि एक सेल क्या होता है ना? अब देखिए क्या क्या, अब हम सेल में क्या क्या पढ़ते हैं। सेल में हम पढ़ते हैं 2 टाइप की चीज़ें। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सेल में हम बच्चों क्या पढ़ते हैं? 2 टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनिल पढ़ते हैं, अभी मैं पूरा समझाऊंगी, पूरा कवर करेंगे। और एक हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं उसका, और सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेल पूरा समझ में आ गया कि सेल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। बिल्कुल सीरीज वाइज चलेंगे, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, फिर सारी सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे, सारे नेम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि किस साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में इनको डिस्कवर किया था, है ना? तो सबसे पहले एक मिनट, हाँ, सबसे पहले 16th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ये सारा नोट्स मैं दूंगी पीडीएफ। हम टेलीग्राम ग्रुप एक बनाएंगे, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। उस पर आपको सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और साइंस की क्विजेस भी मिलती रहेंगी। ठीक है,
देखिए, रॉबर्ट हुक ने इनको डिस्कवर किया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। अब उन्होंने डेड सेल किया था या लिविंग सेल किया था, इस ये क्वेश्चन आ जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो 16th सेंचुरी में सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। कैसा सेल था, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैसा सेल था, तो बच्चों वो डेड सेल था, ठीक है। इसके बाद आए एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक। ये सारे नाम आपको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नेम आपको उसमें मिल जाएंगे पीडीएफ में। अच्छा, पहले कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले कौन से ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कौन से सेंचुरी में किया, 16th सेंचुरी में किया, 1665 के अराउंड किया था। अब सेकंड आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। इन्होंने कौन से ईयर में किया, इन्होंने किया था 1723 में। इन्होंने कौन सा किया था, इन्होंने पॉन्ड में, किसमें, पॉल्यूटेड वाटर के पॉन्ड में इन्होंने डिस्कवर किया था, और वो सेल क्या था, लिविंग था। उसी सेल को नाम दिया गया था बैक्टीरिया। आगे इतनी बात समझ में। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सेल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक घर ईंटों से मिलके बना होता है, वैसे ही लिविंग बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। तो सेल क्या हो गया, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सेकंड बात आती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। आप नाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, इसलिए आप रॉबर्ट तो सेम है, लेकिन हुक वाला रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 16th सेंचुरी में। आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद 1723 आता है, उसमें एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो डेड सेल डिस्कवर किया था, और जो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल डिस्कवर किया था। उसी को, जो लिविंग सेल था उसी को ही बैक्टीरिया नाम बाद में दिया गया था। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, सेल का पूरा किसने क्या डिस्कवर किया। अब एक बात देखिए, एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें मैंने ब्लैंक पेज ले लिया है आपको समझाने के लिए। सेल हमको पता चल गया क्या होता है, अब किसने डिस्कवर किया वो सब पता चल गया। अब देखो, हम इसमें दो टाइप की बात करते हैं कि सेल दो टाइप का होता है। पहले मैं आपको नेम नहीं बताऊंगी, पहले देखो, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल। मल्टी माने बहुत सारे, सेलुलर माने बहुत सारे सेल। एक होते हैं मल्टी सेलुलर और एक होते हैं यूनी। यूनी माने होता है सिंगल, ठीक है। सिंगल सेल का बना होता है। सिंगल सेल जैसे कि हम क्या क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अमीबा, है ना। जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें तो अमीबा पता होगा। अमीबा कुछ इस टाइप का होता है, एक सेल का होता है, ठीक है। तो सेल दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, सेल नहीं सॉरी, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आपको पता चल गया सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर आपको पता चल गया जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आपके माइंड में आएगा कि मल्टी सेलुलर तो हम हो गए, ठीक है। तो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, अब आप कहेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, साइंस वालों को तो पता होंगी। देखो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ देखो क्या होती हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, एक्सक्रीशन जो करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ये सारा किस में आता है, ये सारा आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती, ये सारी किस में आती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो देखो, आप कहेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो के पास तो बहुत सारे सेल हैं, तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, ये जो जो बहुत सारे जो सेल हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो बहुत सारे सेल हैं। देखो, अगर घर में भी अगर बहुत सारे जने हैं तो सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, है ना, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, तभी तो सारी चीज़ें टाइम पे हो पाएंगी। तो ऐसे ही ये जो जितने भी सारे सेल हैं वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो में तो एक सेल होगा। आप ऐसे देखिए, जैसे घर में सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है, तो अब सारे काम उसे ही करने हैं,
है ना। यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे थे, जैसे कि जॉइंट फैमिली में सब होते हैं तो सबके काम बटे हुए होते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, आप ऐसे देखिए कि एक घर है, उसमें बहुत सारे जने हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। उनके सबके काम बटे हुए होंगे और वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सारे काम को परफॉर्म कर पाएंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि कोई भी बच्चा बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या है, वो सिर्फ एक अकेला है, तो उसे सारे काम अपने आप ही करने होंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है सारी एक्टिविटीज़, और मल्टी सेलुलर में सारे जो सेल हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, आ गई। अब देखो बच्चों, अब ये इतना समझ में आ गया। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, अब इसमें एक दो नाम आ जाते हैं, सेल में दो नाम आ जाते हैं। एक तो आ जाता है प्रोकैरियोटिक, आपको ध्यान से सुनना, ये कुछ भी टिपिकल नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, अच्छा, यूकैरियोटिक कौन से वाले होते हैं, मल्टी सेलुलर वाले, और प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर। अब देखो, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। अब आपको ये डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखिए, पहले यूकैरियोटिक समझते हैं अपना क्या होता है। देखो, यूकैरियोटिक में क्या होता है, यू माने होता है ट्रू। क्या होता है बच्चों, यू माने, एक मिनट, अब इनको अलग अलग करके समझ लेते हैं पूरा। यू समझते हैं पहले। अब मैंने आपको बता दिया सेल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। पहले समझेंगे यू। यू ई यू 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 माने होता है ट्रू। यू का मीनिंग होता है ट्रू, तो यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू न्यूक्लियस, क्या होता है बच्चों, ट्रू न्यूक्लियस। तो इसमें देखो क्या होता है यूकैरियोटिक में, एक तो इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। आगे एक बात समझ में, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग इसमें होती है, जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा तो इसमें जितनी भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनिल्स हैं बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गई, है ना, और लाइसोसोम हो गए। ये इनको सबको हम एक एक टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बस मैं आज आपको नाम बता रही हूँ कौन कौन सी हो गई हमारी सेल ऑर्गेनिल्स हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, सेल ऑर्गेनिल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गई, लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जब न्यूक्लियस बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो ये सेल ऑर्गेनिल्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और साइज़ में बड़े होंगे, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो साइज़ में कितने होंगे, बड़े होंगे, 15 माइक्रोन से बड़े होंगे। ये आप चिंता मत करिए, पूरा सब कुछ आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है जो मैं आपको आज समझा रही हूँ, इसलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ भी। ये सारा कुछ आपकी पीडीएफ में है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूँगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें स्टैटिक जीके की डेली क्विज़ होती हैं, उसमें 625 अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे ऐड हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें डेली क्विज़ेस होती हैं, शाम को 7 बजे होती है। करंट अफेयर डेली अपडेट किया जाता है, उसमें अपलोड की जाती है डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ होती है। बस इस पर क्लास नहीं चलती, लेकिन पीडीएफ कंटिन्यूस वहाँ पर अपलोड होती रहती है, करंट अफेयर की होती रहती है। स्टैटिक जीके जो है उसकी जो पीडीएफ है वो भी अपलोड होती है, और साथ साथ क्विज़ेस भी होती हैं, तो आप पार्टिसिपेट करिएगा उसमें क्विज़ेस में, और उसको पूरा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ई स्टडी के नाम से ही ग्रुप है, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से ग्रुप है, तो आपको साइंस की भी सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, ये बात होगी। अब देखो, ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनिल्स डिफाइंड होती हैं, बहुत अच्छे से होती हैं सब, और 15, और साइज़ कितना होता है, 15 माइक्रोन से ज़्यादा का इसमें साइज़ होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक की। देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। क्या होता है बच्चों, प्रो मीन्स होता है प्रो प्रो मीन्स होता है बच्चों प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता है अच्छे से, और इनका साइज़ होता है 1 माइक्रोन से कम का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 1 माइक्रोन से इसमें कम का साइज़ होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, शायद उससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है। देखो, एक घर है, ठीक है, उस घर में सब कुछ क्या है, कुछ भी अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है, किचन की भी वॉल नहीं है, डाइनिंग रूम की भी वॉल नहीं है,
ठीक है। स्टडी रूम की भी वॉल नहीं है, कुछ भी वॉल नहीं है, एक हॉल टाइप है, उसमें ही एक साइड किचन बना रखी है, एक साइड कुछ भी बना रखा है स्टडी, एक साइड बेडरूम बना रखा है। मतलब वॉल दीवारों से वो सेपरेट नहीं है, ठीक है। जब दीवारों से वो सेपरेट नहीं है, कुछ भी सब कुछ मैसी टाइप का हो रखा है, तो वो है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है ठीक से, ये होता है प्रोकैरियोटिक। तो इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल तो होगा डीएनए, डीएनए तो होगा डीएनए या आरएनए। तो इसमें एक तो डीएनए जो यूकैरियोटिक होता है, जो मल्टी सेलर होता है, उनमें तो डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक होता है, इनमें डीएनए पता है कैसा होता है, एक धागा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये समझ लो कि जो एक धागा टाइप जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ ना वॉल नहीं है, कुछ भी दीवार नहीं है, ठीक है, जो इसको स्पेसिफाई कर पाए। जैसे कि एक घर है, उसमें कुछ भी जो जितना भी सबको सामान पड़ा है, उसमें एक दीवार नहीं है। तो जैसे कि दोनों रूम को अगर सेपरेट करने वाली बीच की दीवार होगी, वो दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के जो चारों ओर होता है ना, उसमें क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसमें प्रोकैरियोटिक में। आ गई इतनी बात समझ में। यूकैरियोटिक में सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, सब कुछ अलग से होता है, मतलब बेडरूम अलग होगा, उसकी वॉल होगी, गेट होगा, फिर डाइनिंग रूम अलग से होगा, किचन अलग से होगी, उसमें सब वेल डिफाइंड पूरी वॉल पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए वो यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही तैरता रहता है, कुछ सब कुछ ऐसी गंदा सा पड़ा रहता है। क्योंकि देखो, जब एक घर होगा उसमें कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो गंदा सा पड़ा रहेगा, तो वो ऐसी गंदा सा मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, सब कुछ ऐसी उसमें तैरता रहता है, और कोई भी उसकी चारों तरफ की वॉल नहीं होती। तो वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई आज के लेक्चर में, ठीक है। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, 16th सेंचुरी में किया था, है ना। रॉबर्ट हुक ने किया था, 16th सेंचुरी में किया था, डेड सेल किया था। देखो दोस्तों, ये हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। देखो, यूकैरियोटिक में मैंने बताया था कि सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, तो देखो कितना सब कुछ वेल डिफाइंड है इसमें। एक तो मल्टी सेलुलर है, देखो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो एक सेल का है हमारा, एक सेल में देखो क्या क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे सेल होते हैं बॉडी में। अब मल्टी सेलुलर में देखो, सॉरी, एक यूकैरियोटिक में देखिए पूरा हमारा क्या क्या है, गोल्गी बॉडीज़ हैं पूरी वेल डिफाइंड अच्छे से, साइटोप्लाज्म है पूरा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है इनको। मैंने बताया था ना आपको कि एक वो वाला घर जिसमें कि किचन अलग से है पूरी, ठीक है, बेडरूम अलग से है, डाइनिंग रूम अलग से है, उसे आप समझ लीजिए कि वो यूकैरियोटिक सेल है। अब इसमें देखो गोल्गी बॉडी अलग से है पूरी, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा अलग से है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा अलग से है, न्यूक्लियस पूरा अलग से है ना, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल, ये सब कुछ, लाइजोसोम, कितना सब कुछ अलग अलग से। आपको अच्छे से आप इनको पढ़ेंगे भी अभी। पूरा एक चैप्टर जो हमारा लेक्चर होगा वो राइबोसोम पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा, गोल्गी बॉडीज़ पे होगा। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर की थी, किसने खोजी थी, कैमिलियो गोल्गी ने खोजी थी। और वो न्यूक्लियस हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसको पोर्टर ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिसन ने किया था 1888 में। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम इनको पूरा अलग अलग से लेक्चर में इनको कवर करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल आपको पूरा समझ में आ गया ना, कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताई थी। जो अब देखो दोस्तों, अब हम इससे पढ़ेंगे, जो मैंने आपको सारा समझाया वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सही बात है। अब घर है, उसमें सबसे स्मॉल क्या है, ईटी तो है, तो सेल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अच्छा, ये कुछ जो है वो कुछ ज़रूरी वाइटल इंफॉर्मेशन है अबाउट सेल, तो आपको इसको अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने किया था। मैंने अभी आपको बताया एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कौन से ईयर में किया था बच्चों, 1723 में किया था। अच्छा, द टर्म सेल किसने इंट्रोड्यूस की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सेल खोजा तो था, लेकिन उन्होंने डेड सेल खोजा था। किस में खोजा था, कॉर्क में। कॉर्क क्या होती है, छाल होती है पेड़ की, उसमें खोजा था,
स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम होता है। बिगेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है। बिगेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का फीमेल ओवम सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ग्रैन्यूल्स रेड ब्लड सेल होती हैं। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। ऐसे ऐसे बनी होती है, नर्व सेल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये सब आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, सेल के बहुत सारे जो हैं हमारे स्ट्रक्चर भी, बहुत सारे सेल जो होती हैं बहुत सारी शेप की होती हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल अलग शेप की होती है, नर्व सेल अलग शेप का होता है, ओवम फीमेल का जो ओवम होता है वो अलग शेप का होता है, ऐसा होता है। और जो स्पर्म होता है वो इस टाइप का होता है। तो अलग अलग सेल जो होती हैं अलग अलग शेप की होती हैं। अब देखो पूरा मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। पूरा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में आते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूकैरियोटिक होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक साइज में बड़े होंगे, उसमें सब कुछ वेल डिफाइंड है ना, सब कुछ वेल डिफाइंड है, इसलिए साइज में बड़े होंगे। एक सेल ऑर्गेनेल्स पूरी वेल डिफाइंड होगी, मैंने आपको दिखा दिया। न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक में, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जेनेटिक मटेरियल उसका जो होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन ही नहीं होती, वो ऐसे ही तैरता रहता है। जैसे कि मैंने आपको घर का एग्जाम्पल बताया, है ना। अच्छा, मल्टी सेलुलर भी मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया कि वो यूनिसेल एक ही सेल का बना प्रिमिटिव टाइप का होता है, यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होता है। पूरा समझ में आ गया। देखिए कोई भी, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे, एनी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल में बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के बीच में कैल्शियम पैक्टेट की लेयर चढ़ी होती है। क्यों बनी होती है, सेल वॉल क्यों पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। क्यों पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। वैक्यूल्स होता है जो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, उसमें स्टार्च रहता है स्टोर। वो सब कल की बात है, हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज आपको सेल पूरा समझ आ गया। ये देखो दोस्तों, ये भी पूरा दे रखा है इसमें, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। देखो साइज ऑफ दी सेल इज स्मॉल, मैंने बता दिया छोटा होता है 1 माइक्रोन। न्यूक्लियस इज नॉट इनकॉन्डाइट एंड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस नहीं होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, कोई भी जेनेटिक सेल ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं, सब कुछ एब्सेंट होती हैं सेल में। सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप के राइबोसोम, 70S टाइप के राइबोसोम। यूकैरियोटिक में देख लीजिए सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, सब कुछ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ये सब कुछ पाई जाती हैं, जैसे कि ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक का, मैंने बता दिया था। बैक्टीरिया, वायरस, उसमें देखो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया सिंगल सेल, देखो अमीबा ऐसा होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब इसमें आते हैं। वायरस हो गया, जैसे कि अभी चल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस है ना, वो भी प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल है। आगे इतना सब कुछ समझ में। ये देखो बच्चों, ये पूरा इसको मैंने लेबलिंग करने के लिए पूरा दिया था कि क्या चीज़ क्या है। ये जो है न्यूक्लियस है, ये 1 मिनट, ये न्यूक्लियस है 1 नंबर 2, क्या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइबोसोम पाए जाते हैं, वेसिकल्स, गोल्गी बॉडीज़, इन सबको तो हम पढ़ने ही वाले हैं। आ गया पूरा इतना अच्छे से समझ में सब कुछ, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। अगर किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बता दीजिएगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लें हम। वैसे कुछ भी ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है प्लांट सेल में, आपको पता ही है। अब देखो दोस्तों, इसमें जो मेन फीचर्स हैं सेल थ्योरी के, हम उसके ऊपर 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको आप अच्छे से सुन लीजिए। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग अस, वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ये बात तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ। ठीक है, और जो बॉडी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, वो भी सेल से बनी होती है, ये भी आपको पता है। अच्छा, एक बात और है, जो भी हमारे जो बॉडी है उसमें एक दिन में बिलियंस में सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, और उतने ही बनते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो सेल का जो फॉर्मेशन होता है, जो दूसरी सेल बन रही होती है, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो पहली ही सेल से होता है। ठीक है, ईच सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आगे इतनी बात समझ में। और जो एवरी ऑर्गेनिज्म है, जो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है वो सिंगल सेल से हुई है। सबसे पहले बैक्टीरिया ही पाया गया था। आगे इतनी बात समझ में।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है। एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है। उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। उसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, साफ साफ दिखता है वो। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है कि जो बिगेस्ट सिंगल सेल है, मतलब बिगेस्ट सिंगल सेल्ड है, वो कौन सी है? तो वो है बच्चों एसिटाबुलेरिया। कौन सी है? एसिटाबुलेरिया। आगे बात समझ। अब एक हम ब्लैंक पेज लेके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं एक तरफ लिखेंगे हम प्रोकैरियोटिक, एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक। इसमें क्या डिफरेंस करते हैं? प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? साइज़ में स्मॉल होते हैं। अब आप बोलते चलिए मैं आपको। और ये क्या होते हैं? लार्ज होते हैं यूकैरियोटिक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा? एब्सेंट होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो है ही नहीं। सेकंड में इसमें प्रेजेंट होगा। पी लिख देती हूँ बस मैं। ठीक है। अच्छा, ये कैसा, इसके अंदर कैसा होगा? सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल, मैंने कहा था ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक ऐसे ही पड़ा रहेगा उसका जेनेटिक मटेरियल, तो सिंगल क्रोमोसोम होगा। और इसमें डबल स्टैंडर्ड, मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे, और डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, वो प्रेजेंट होती है या नहीं? किचन वाला एग्जाम्पल हो जल्दी से, घर वाला एग्जाम्पल हो। घर में क्या था? प्रोकैरियोटिक में कुछ भी, कोई भी वॉल नहीं थी, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो क्या होगी? मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेल्स को चारों तरफ घेरे रखती है, एब्सेंट होगी, और इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है। इसमें हाँ, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेल डिवीज़न होता है इसमें, अच्छा सेल तो इसमें भी बढ़ेगा ही ना, एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, तीसरी, चौथी, तो कैसे बनती है वो? तो इसमें कैसे बनती है बच्चों? फिशन या बडिंग के उससे बनती है। किससे बनती है? फिशन या बडिंग। आपको ये आप अगर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बडिंग क्या होती है। जैसे ये कोई भी एक प्लांट है, इसके ऊपर एक ऐसे अलग से निकल आती है बड, और फिर वो टूट के अलग हो जाती है और वो एक नया प्लांट बना लेती है, ये होता है बडिंग। फिशन भी ऐसी होता है। फिर और इसमें कैसे होता है? इसमें होता है माइटोसिस और मियोसिस से। वो भी मैं आपको अभी पूरा पढ़ाने वाली हूँ कि माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, आगे वाले लेक्चर्स में। अच्छा, अब हम इसमें किसकी बात करेंगे? कल सेल वॉल की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। जैसे हमारे लेक्चर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, है ना। इतना समझ आ गया आज आपको सेल अच्छे से? आई होप कि आपको आ गया होगा। आज हमने थोड़ा धीरे किया है क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको PDF टाइम टू टाइम पूरे सब चैप्टर्स की, सब लेक्चर्स की मिल जाएंगी, क्विज़ेस भी मिल जाएंगी, स्टैटिक GK की, और करंट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों चलो दोस्तों, आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है। ओके, बाय।